हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 को ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। चैप्टर 6 है और ये टॉपिक है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। और इस चैप्टर से भू आकृतिक प्रक्रियाएं चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो इसमें एक अंक वाले पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक अंक वाले प्रश्न में, भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करो। तो भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया वर्तनीकी, जलवायु परिस्थितिकी और मानव गतिविधियों से प्रभावित होती है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। और समान रूप से इनमें से कई कारक धरती के सतह पर चल रहे विकास से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे आइसोस्टेपी या फिर पर्वतीय वर्षण के माध्यम से। तो यह भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है? भू आकृतिक प्रक्रियाएं विवर्तनिकी, जलवायु परिस्थितिकी और मानव गतिविधियों से प्रभावित होती है और समान रूप से इनमें से कई कारक धरती के सतह पर चल रहे विकास से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे आइसोस्टेपी या फिर पर्वतीय वर्षण के माध्यम से भू आकृतिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती है। तो क्वेश्चन है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करें। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए हम देखते हैं कि आंसर क्या है। तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों द्वारा, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल द्वारा भौतिक दबाव व रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल में परिवर्तन करने वाली क्रियाओं को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित या फिर वहिर्जनित, अंतर्जनित और वहिर्जनित बलों द्वारा, अंतर्जनित बल और वहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित और बहिर्जनित दलों द्वारा धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल में परिवर्तन करने वाली क्रियाओं को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में भू आकृतिक प्रक्रियाएं विवर्तनिकी, जलवायु परिस्थितिकी और मानव गतिविधियों से प्रभावित होती है और समान रूप से इनमें से कई कारक धरती के सतह पर चल रहे विकास से प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताओ। तो मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अपक्षय। अपक्षय सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मृदा निर्माण की। तो अपक्षय मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से ही शुरू होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया अपक्षय के ही प्रक्रिया से ही सबसे पहले शुरू होती है और यही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अपक्षय मृदा निर्माण में। तो अपक्षय या अपर्दन के कारकों का चट्टानों में विघटन होता है और इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता होता है। अपक्षय मृदा निर्माण में अपक्षय की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को न केवल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, शैल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, बल्कि तोड़ने तथा छोटे छोटे शैल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं अपक्षय की प्रक्रिया। तो अपर्दन एवं बृहद संचालन के लिए भी उत्तरदायी होता है अपक्षय की प्रक्रिया। तो अपक्षय की प्रक्रिया सिर्फ मृदा निर्माण में ही नहीं, बल्कि अपर्दन एवं बृहद संचालन के लिए भी उत्तरदायी होता है और यही है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मृदा निर्माण की अपक्षय की प्रक्रिया। अपक्षय मृदा निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन से हैं? तो तापमान और वर्षा ही भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो दो प्रमुख कारक बोल रहा है, तो तापमान और वर्षा हो जाएगा। दो प्रमुख कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हो जाएगा? तापमान एवं वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद संचालन के लिए कौन सी शक्ति सहायक होती है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बृहद संचालन में सहायक होती है। बृहद संचालन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति
बृहद संचालन के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो बृहद संचालन क्या है? मास मूवमेंट जिसको बोलते हैं। तो बृहद संचालन के अंतर्गत तो वे सभी संचालन आते हैं जिनमें शैलों का बृहद मालवा नहीं, मालवा तो जगह है, मलबा जो जल के साथ बह करके आते हैं मलबा, तो मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वायु जल हिम अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, बल्कि मलबा ही नहीं ढोते बल्कि मलबा भी अपने साथ वायु जल और हिम ले जाते हैं। तो बृहद संचालन के लिए कौन सी शक्ति सहायक होती है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति और बृहद संचालन गुरुत्वाकर्षण शक्ति बृहद संचालन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबा अवरोध को स्पष्ट करें। मलबा क्या है? मलबा जो पानी द्वारा जो छोटे छोटे कण, मिट्टी का कण और बालू का कण जो बहा करके लाया जाता है, वह मलबा हुआ। तो मलबा अवधान को स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मलबा अवधान तीव्र संचालन का ही एक प्रकार घटित होता है और यह हिम अवधान की तरह होता है तथा वनस्पति आवरण युक्त आर्द्र प्रदेशों में ही अधिकतर होता है मलबा अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्षेपण क्या है? तो निक्षेपण अपरदन का परिणाम है। निक्षेपण क्या है? अपरदन का परिणाम है और जब ढाल में कभी आ जाती है तो निक्षेपण शुरू हो जाता है। ढाल में जब जैसे ही आता है तो निक्षेपण शुरू हो जाता है। निक्षेपण अपरदन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा क्या है? मृदा मिट्टी। तो मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों का पोषण करने की क्षमता होती है। देखते हैं मिट्टी में पौधे कैसे उगते हैं, उसमें पौधे उगते हैं और बड़े होते हुए हम लोग देखते हैं मिट्टी से ही। तो मृदा क्या है? मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों के समूह है जिसमें जीवित पदार्थ एवं पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू आकृतिक कारक क्या है? तो प्रकृति के तत्व जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, जैसे हिम, जल, वायु आदि, उन्हें भू आकृतिक कारक कहते हैं। भू आकृतिक कारक क्या है? तो प्रकृति के तत्व जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करते हैं, यानी अधिग्रहण और परिवहन करने में सक्षम होते हैं, जैसे हिम हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, तो उन्हें ही भू आकृतिक कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडालॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? तो पेडालॉजी विज्ञान मृदा विज्ञान से संबंधित है, पेडालॉजी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? तो वही जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करती है। सूर्य द्वारा जो निर्धारित होता है, तो सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करता है। वही जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है और धरातल की ढाल प्रवणता से भी प्राप्त करती है। सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और धरातल की ढाल प्रवणता से प्राप्त करती है वही जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीजनिक प्रक्रियाएं पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीकों से कार्य करती है। इसका क्या कारण है? तो क्योंकि वहीजनिक प्रक्रियाएं जो है पृथ्वी पर पृथक पृथक स्थानों पर तापक्रम तथा वर्षण के लिए भिन्नता पाई जाती है। माने धरातल पर हम देखते हैं पृथ्वी पर कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान, अलग अलग वर्षा, कहीं कम वर्षा, कहीं ज़्यादा वर्षा, कहीं कम तापमान, कहीं अधिक तापमान देखने को मिलता है। तो ये वहीजनिक प्रक्रियाएं जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीकों से कार्य करती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर पृथक पृथक स्थानों पर अलग अलग जगहों पर तापमान और वर्षा में भिन्नता पाई जाती है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाच्छादन क्या है? तो विभिन्न वहीजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय हो गया, बृहत क्षरण हो गया, संचलन हो गया, अपरदन हो गया, परिवहन हो गया आदि के कारण धरातल की चट्टानों का ऊपरी आवरण हट जाता है। पानी के द्वारा, हवा के द्वारा,
तो इस प्रकार से धरातल के ऊपरी जो चट्टान होता है, ऊपरी लेयर होता है, वह हट जाता है। इसे ही अनाच्छादन कहा जाता है। अनाच्छादन क्या है? विभिन्न बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है? जैसे अपक्षय हो गया। अपक्षय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भू आकृतिक प्रक्रिया में। तो अपक्षय हो गया। अपक्षय द्वारा धरातल की जो चट्टाने का ऊपरी सतह होता है वो हट जाता है। बृहद क्षरण द्वारा, संचलन द्वारा, अपरदन द्वारा और परिवहन द्वारा। तो ये सब कारण है धरातल की चट्टानों को ऊपरी आवरण को हटाने वाला कारण है। तो ऊपरी आवरण को हटा देता है, इसे ही अनाच्छादन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय किसे कहते हैं? तो अपक्षय उस यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण सेल एक ही स्थान पर टूटती फूटती है। एक ही स्थान पर सेल टूटती फूटती है। तो अपक्षय क्या है? अपक्षय उस यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण सेलें एक ही स्थान पर टूटती फूटती है, अपघटित होती है, उसे अपक्षय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्षय क्या है? तो रासायनिक अपक्षय को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे देखिए, अगर हम नमक को लेते हैं और नमक को डली वाला, ढेले वाले नमक को अगर हम आर्द्र स्थान में, जहाँ नमी है, आर्द्र मतलब नमी, तो जहाँ नमी है उस स्थान में रख देते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि वो गलने लग जाता है। तो और लोहे को ले लीजिए, लोहे को क्या होता है? लोहे को खुले हवा में, खुले जगह पे, आर्द्र हवा, नमी जगह पे रख देने पर, खुले जगह पे रख देंगे तो उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? जंग लगते लगते वो नष्ट हो जाता है लोहा और मिट्टी में मिल जाता है। तो नमक का गलना एवं लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रियाएं हैं। ठीक इसी प्रकार से यही प्रक्रिया चट्टानों के साथ होती है, इसी तरह से। तो इसे ही रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। रासायनिक अपक्षय क्या है? जिस प्रकार से नमक का गलना होता है, जिस प्रकार से लोहे में जंग लगना होता है और धीरे धीरे नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाना होता है, ठीक उसी प्रकार से चट्टानों के साथ भी यही प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अपक्षय। धीरे धीरे चट्टान नष्ट होते जाते हैं प्रकृति आपदाओं द्वारा, और प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे हिम द्वारा, वर्षा द्वारा, हवा द्वारा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चट्टान में चट्टान जो है अपक्षय होते रहता है। तो यही रासायनिक अपक्षय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय प्रक्रिया का महत्व क्या है? तो चट्टाने छोटे टुकड़ों में बंटकर मृदा निर्माण में सहायक होती है। चट्टाने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जाते हैं धीरे धीरे और वह मिट्टी में मिल जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं। तो मृदा निर्माण में सहायक होती है चट्टाने छोटे छोटे टुकड़े में बंट करके, टूट करके। तो अपक्षय चट्टानों में मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि के संकेंद्रण में सहायक है, क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों का निक्षालन हो जाता है और वे स्थानांतरित हो जाते हैं एवं खनिज एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी को अपक्षय प्रक्रिया कहा जाता है। अपक्षय प्रक्रिया का महत्व क्या है? चट्टाने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मृदा निर्माण में सहायक होती है। तो यह एक महत्व हुआ अपक्षय। छोटे छोटे जो चट्टान होते हैं, टुकड़े होते हैं, चट्टान जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो अपक्षय प्रक्रिया का यह एक महत्व है। अपक्षय चट्टानों में मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि के संकेंद्रण में सहायक होता है, क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों का निक्षालन हो जाता है और वे स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यह भी महत्व है। एवं खनिज एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह अपक्षय प्रक्रिया का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद संचलन क्या है? तो सैलों को मलबा छोटे या बड़े रूप में, सैलों का जो मलबा होता है छोटे या बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो इसे ही बृहद संचलन कहते हैं। बृहद संचलन क्या है? शैलों को मलबा छोटे या बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होते हैं। तो इसे बृहद संचलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरों एवं धाराओं द्वारा सैलों को काटना, खुरचना एवं उससे प्राप्त मलबे या अवसाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल संतुलन किसे कहते हैं?
तो प्रकृति ने धरातल पर कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं गहरी घाटियां बनाई है। अपर्दन के विभिन्न कारकों के माध्यम से उच्चावच के मध्य इस अंतर को कम करने को तल संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक है? तो जैविक क्रियाओं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चिट्टी, दीमक, केचुए, कृंतक। जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक है? तो जैविक क्रियाएं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चिट्टी, दीमक, केचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का मृदा निर्माण में अत्यधिक महत्व है। ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। केचुए वाले रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं। इन जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में भी परिवर्तन होता है। जैसे चींटी को या दीमक को या केचुआ है, केचुआ तो बहुत ही मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो उपजाऊ बनाने में केचुआ बहुत सहायक होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। तो ये सब जो है मिट्टी में जब घोल बनाते हैं तो मिट्टी ऊपर नीचे होते रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते रहता है, छोटे छोटे कण होते रहता है। तो इसके कारण भी मृदा की सतहों में परिवर्तन होता है। तो जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होता है? तो जैविक क्रियाएं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चींटी, दीमक, केचुए इत्यादि जो कीट होते हैं, ये भी मृदा के निर्माण में अत्यधिक महत्व है इनका। तो ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केचुए वाले रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं। इन जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के अपक्षय की रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, समझाएं। तो रासायनिक अपक्षय निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला है विलयन द्वारा रासायनिक अपक्षय होगा। चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं। चट्टानों में जो कई प्रकार के खनिज मिले हुए रहते हैं, तो कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम। तो इस तरह अधिक वर्षा की जलवायु में ऐसे खनिजों से युक्त शैलें अपक्षयी हो जाते हैं। और दूसरा है कार्बोनेशन। तो वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों का घुला देता है। तीसरा है जलयोजन। कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती है और फैलकर कमजोर हो जाती है और बाद में टूट जाती है। और चौथा है ऑक्सीकरण। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है ऑक्सीकरण का, लोहे पर जंग लगना। चट्टानों के ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल में मिलने से होता है। तो ऑक्सीकरण क्या है? लोहे पर जंग लगना। ऑक्सीकरण, जो लोहे पर जंग लग जाता है, ऊपर में जो एक लेयर आ जाता है लोहे पर भूरे रंग का, तो वह ऑक्सीकरण कहा जाता है उसी को। तो चट्टानों के ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया होती है। जब चट्टान जो है ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आते हैं तो इस प्रकार का ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। तो यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल, वायुमंडल और ऑक्सीजन और हवा में नमी हो, यानी जल मिला हुआ हो, तो जल युक्त ऑक्सीजन, हवा में नमी वाला हवा हो, तो इस प्रकार से वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल से मिलने से यह प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। तो जलयोजन प्रक्रिया, कार्बोनेशन प्रक्रिया और विलयन प्रक्रिया, यह चट्टानों के अपक्षय की रासायनिक प्रक्रिया है।
तो विलयन प्रक्रिया क्या है? चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रस सल्फेट और पोटेशियम हो गया। तो इस तरह अधिक वर्षा की जलवायु में ऐसे अधिक खनिज युक्त शैलें अपक्षयित हो जाती है। और कार्बोनेशन, वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। वर्षा के जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है उसे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, और यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों को घुला देता है। चूना, जिस चट्टान में चूना होता है, तो चूना युक्त चट्टान को यह कार्बनिक अम्ल जो है घुला देता है, घोल देता है। अब है जलयोजन। तो कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती है, जल को सोख लेती है कैल्शियम सल्फेट। तो इस प्रकार के जो चट्टान है, कैल्शियम सल्फेट जैसे चट्टान है, तो जल को सोख लेती है और फैल कर कमजोर हो जाती है और बाद में टूट जाती है। जब कमजोर हो गया तो टूट गया, तो बाद में टूट जाती है, तो इसी को जलयोजन कहा जाता है। ऑक्सीकरण, जो लोहे पर जंग लगता है, और जब जंग कब लगता है? जब हवा में नमी होता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल से मिलने से यह प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अपक्षय क्या है? अरे कितने प्रकार से होता है? तो भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियां का अदल बदल कर आना जैसे कारक जिम्मेदार है। ये निम्न प्रकार से होता है, भार विहीनीकरण प्रक्रिया, तापक्रम में परिवर्तन, हिमकरण एवं तुषार वेजिंग, लवण अपक्षय, जैविक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय क्या है? पूछ रहा है कि भौतिक अपक्षय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक अपक्षय के बारे में जानते हैं। तो भौतिक अपक्षय के कारण चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। भौतिक अपक्षय के कारण ही होता है, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी होता है, तापक्रम में परिवर्तन, ये सब उसका कारण है। जो अपक्षय की प्रक्रिया होता है, शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कर आना जैसे कारक जिम्मेदार होता है। और पूछ रहा है कि यह कितने प्रकार का होता है? तो यह निम्न प्रकार का होता है, जैसे भार विहीनीकरण, तापक्रम में परिवर्तन, हिमकरण एवं तुषार वेजिंग, लवण अपक्षय, जैविक अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सचित्र समझाइए, यानी चित्र के द्वारा समझाइए। तो अब सल्कन हो गया, और संकुचन एवं विस्तारण, हिमकरण। तो ये अपक्षय की जो विभिन्न प्रक्रिया है, इसका चित्र के द्वारा समझाने के लिए बोल रहा है। तो अपसल्कन क्या है? तो अपसल्कन अपक्षय की इस प्रक्रिया में चट्टाने की परतें प्याज के छिलके की तरह, प्याज को देखे होंगे, और प्याज में एक एक करके छिलका जो लेयर बाय लेयर रहता है, तो प्याज के उसी तरह से, जैसा प्याज का छिलका आप एक एक करके निकालते हैं, उसी तरह से अपक्षय की प्रक्रिया में, अपसल्कने की अपक्षय की प्रक्रिया में चट्टान की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती है और ऐसा गुंबद आकार की आकृतियों में होती है। गुंबद आकार की जो आकृति होती है उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, और इनके ऊपर की परत अपर्दन के कारण हट जाती है। जब अपर्दन होता है तो उसके कारण ऊपर की लेयर जो है हट जाती है और अब परतदार पट्टियां विकसित हो जाती है। संकुचन एवं विस्तारण, दूसरा पॉइंट है संकुचन एवं विस्तारण। तो शैलों में मौजूद खनिज तापमान बढ़ने से फैलते हैं एवं तापमान कम होने से सिकुड़ते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो वह फैल जाता है, और तापमान कम जाने से सिकुड़ता है। तो इस प्रक्रिया से शैलें कमजोर होकर के टूट जाती है। शैलें कमजोर हो जाती है फैलने से, जब तापमान फैलेगा, और फिर तापमान घटने से, सिकुड़न से, तो फैलना और सिकुड़ना, तो ये जब प्रक्रिया होता है तो कमजोर सेल हो जाता है, जिसके कारण टूट जाता है। तो यह है संकुचन एवं विस्तारण। संकुचन और विस्तारण, गर्म होकर के विस्तार रूप लेगा, फैलता है, और ठंडा जब होता है, तापमान जब कम होगा, तो संकुचन सिकुड़ जाता है। तो यह हुआ संकुचन एवं विस्तारण की प्रक्रिया, जो तापमान को घटने और बढ़ने से होता है, और इस प्रकार से सेल कमजोर होकर के टूट जाते हैं। और तीसरा है हिमकरण तुषार वेजिंग। तो सेलों की दरारों में जल भर जाता है। जब सेल की दरार रहता है तो इस तरह के दरार में जल भर आता है, पानी भर जाता है, और तापमान गिरने से जल हिम में परिवर्तित हो। जब तापमान कम हो जाता है तो जो जल है जम जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है।
तो हिम बनने से आयतन बढ़ता है, और जब बर्फ में परिवर्तन हो जाता है जल, तो उसका आयतन बढ़ जाता है और सैलों पर दबाव बढ़ जाता है। तो जो उसका आयतन बढ़ने के चलते, हिम का आयतन बढ़ने के चलते सैल पर दबाव बढ़ता है, और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से सैलें टूट जाती है। जब बार बार होता है इस प्रकार की प्रक्रिया, तो सैलें टूट जाती है। तो इसी को कहते हैं हिमकरण तुषार बेजिंग प्रक्रिया। हिमकरण तुषार बेजिंग प्रक्रिया, सैल की जो दरार होती है, इस प्रकार से जो सैल की दरार होती है, ये जो दरार, यहाँ पे पानी जम जाता है। ये देखिए, इसमें पानी जो ब्लैक कलर का डार्क किया हुआ है, यह पानी जमा हुआ है, और पानी जमने से इसका आयतन बढ़ जाता है। तो पानी का तो बढ़ने से दबाव आता है, और इस प्रकार से दबाव के कारण जो सैल है टूट जाता है, और इसके मुंह पे जल भरा हुआ, और इसमें देखिए वही जल कम तापमान में, जब तापमान गिर जाता है तो बर्फ के रूप ले लेता है, जम जाता है। डार्क सर्कल किया हुआ है, ये जमा हुआ बर्फ है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र संचलन प्रक्रिया क्या है और यह कितने प्रकार से घटित होती है? तो अर्ध जलवायु प्रदेशों में मंद या तीव्र वनस्पतिहीन ढालों पर जल युक्त मिट्टी या गाद तेजी से खिसकना तीव्र संचलन कहलाता है। तीव्र संचलन प्रक्रिया क्या है? अर्ध जलवायु प्रदेशों में मंद या तीव्र वनस्पतिहीन ढालों पर जल युक्त मिट्टी या गाद का तेजी से खिसकना तीव्र संचलन कहलाता है, और यह प्रक्रिया कई तरीकों से होती है। अपसर्पण है, जैसे अपसर्पण, तो जब संतृप्त पदार्थ पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी बनाते हुए सांप की तरह नीचे खिसकते हैं, इस तरह से सीढ़ी बनाते हुए सांप की तरह नीचे खिसकते हैं, तो यह अपसर्पण कहलाता है। अपसर्पण प्रक्रिया क्या है? जब संतृप्त पदार्थ पहाड़ी ढालों से सीढ़ी बनाते हुए सांप की तरह नीचे खिसकते हैं, तो इसी को कहा जाता है अपसर्पण। नेक्स्ट पॉइंट है कीचड़ प्रवाह। तो बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय हुआ पदार्थ भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाता है, और तेजी से कीचड़ की नदी रूप में ढालों में घाटियों की ओर बहने लगती है, और यह घटना बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है। और तीसरा है कि मलबा अपधाव। यह प्रक्रिया तीव्र ढाल पर होती है, बहुत ज्यादा ढाल रहेगा, इस प्रकार से ढाल रहेगा, तो तीव्र ढाल पर यह प्रक्रिया होती है मलबा अपधाव की प्रक्रिया, जिसमें मलबा जो है, यानी मलबा क्या, चट्टानों के टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़ा होता है, तो चट्टाने के टुकड़े कीचड़ प्रवाह में तेज गति से नीचे आता है, इसी को बोलते हैं मलबा अपधाव। मलबा अपधाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय मृदा निर्माण को किस तरह प्रभावित करते हैं? अपक्षय जो है मृदा निर्माण में, हम आगे इसे पहले पढ़े हैं कि मृदा निर्माण में अपक्षय की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अपक्षय मृदा निर्माण में किस तरह से प्रभावित करते हैं? तो आइए देखते हैं कि अपक्षय मृदा निर्माण में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ मृदा निर्माण के लिए आधार का कार्य करती है। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े गड़े अंश मिलते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है, और इस मिश्रण में रंध्रों के जीवन के लिए आवश्यक गैस जल में घुले हुए पोषक खनिज भी मिल जाते हैं, और इस तरह लंबी समय अवधि में मृदा निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अपक्षय की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं, और एक कारक किस तरह मृदा निर्माण में सहायक होते हैं? तो मृदा निर्माण में निम्नलिखित कारक है, जैसे जलवायु, मूल पदार्थ, उच्चावच, जैविक क्रियाएं। तो जलवायु को देखते हैं कि किस प्रकार से मृदा निर्माण में सहायक है। तो जलवायु मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है, जो मूल शैल होता है उसके अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचाता है। भारी वर्षा के कारण उपजाऊ जो ऊपर वाला जो लेयर होता है मिट्टी का, और जो उपजाऊ तत्व होता है बह जाता है, तो यह नुकसान भी करता है। बाढ़ जैसे जो घटना आती है तो उपजाऊ मिट्टी को नुकसान पहुंचा देता है। और जहां पर यह बाढ़ से जो जल से जो बहा करके जिस स्थान पर मलबा को बिछाया जाता है, तो उस जगह का मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का मैदान को देखिए, जहाँ सुंदरवन है, बहुत ही उपजाऊ जगह है,
तो मिट्टी द्वारा बहा करके जो लाया जाता है मलबा, उसको वहाँ पर बिछा दिया जाता है, क्योंकि पानी का बहाव वहाँ धीमी पड़ जाती है, जिसके चलते जो छोटे छोटे कण होते हैं तो वहाँ पर मैदान बन जाता है वहाँ पर, और उस मैदान में का मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। तो सुंदर बनकर सुंदर जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ मैदान है, सुंदर वन वहाँ पे है। तो इस प्रकार से जलवायु जो है मृदा निर्माण में जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। तो जलवायु मूल सेल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी की उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। नेक्स्ट है कि मूल पदार्थ, यह भी मृदा निर्माण के में सहायक है। तो जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, मिट्टी का प्रकार वैसा ही होता है। जैसे भारत की मिट्टी वहां की आधार सेल के कारण काली है। नेक्स्ट है उच्चाबच। तो पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की मोटाई अधिक होती है। पहाड़ी भाग में मिट्टी का जो लेयर होता है पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में मिट्टी का मोटाई लेयर मोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैविक क्रियाएं, जो मिट्टी निर्माण में सहायक होता है। तो जैविक क्रियाएं भी मिट्टी निर्माण में सहायक होता है। वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। जैविक क्रिया क्या है? वनस्पति का आवरण जो होता है, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया ले लीजिए, तो बैक्टीरिया और वनस्पति आवरण और सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, तो इस प्रकार के इनकी उपस्थिति में मृदा को ये जो इनकी उपस्थिति होती है मृदा को उपजाऊ अधिक बना देती है। तो इस प्रकार से जैविक क्रियाएं भी मृदा निर्माण में सहायक होती है। समय, लंबी कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध एवं उपजाऊ होती है। लंबे समय से जो मिट्टी तैयार होता है लंबे समय में, तो वह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। मृदा निर्माण में कारक इस चार्ट के जरिए समझिए। तो मृदा निर्माण में कारक है जैसे जलवायु है, तो जलवायु प्रभावित करती है वनस्पति को, ह्यूमस को, और इस प्रकार से जलवायु जिसके परिणाम स्वरूप अपक्षय होता है, चट्टान का अपक्षय निर्माण करता है खनिज मृदा, और फिर बाद में मृदा का निर्माण हो जाता है। वे कौन से कारक हैं जो बृहद संचलन की सक्रियता को बढ़ा देते हैं? वे कौन से कारक हैं जो बृहद संचलन की सक्रियता को बढ़ा देते हैं? तो बृहद संचलन की सक्रियता के पीछे अनेक कारक कार्य करते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटाना, और दूसरा है कि ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी, तीसरा है पदार्थों के प्रकृति या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अतिभार, और चौथा है अत्यधिक वर्षा, संतृप्त तथा ढाल के पदार्थों के संघनन द्वारा उत्पन्न अतिभार, और पांचवा है मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार का हटना, छठा है भूकंप आना, और पांचवा है विस्फोटक अथवा मशीनों का कंपन, और सातवां है प्राकृतिक वनस्पति के अंधाधुंध कटाई। तो वे कारक है जो बृहद संचलन की सक्रियता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न क्यों होती है? तो पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित है, क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे अलग अलग ताप है, और अलग अलग ताप जो है पृथ्वी के धरातल पर, तो तापीय अलग अलग ताप होने के कारण तापीय प्रवणता जो है इसका कारक अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित है, जो कि अक्षांशीय, मौसमी तथा जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण पैदा हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कि वनस्पति का घनत्व, प्रकार तथा वितरण जो विशेषता वर्षा तथा तापमान पर निर्भर करता है, वही जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष असर डालता है। भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है, प्रभाव डालता है। तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व जैसे ऊंचाई में अंतर, सूर्यमुखी ढालों पर सूर्य विमुख ढालों की तुलना में
ज्यादा सूर्यताप प्राप्ति के कारण स्थानीय भिन्नता का मिलना। और चौथा है कि वायु का वेग तथा दिशा, वर्षा की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वर्षीकरण में संबंध, तापक्रम का स्तर, दैनिक स्तर, हिमकरण तथा पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई आदि में फर्क के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश में भीतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। और पांचवा है कि यदि जलवायु कारक समान हो तो वही जनिक प्रक्रियाओं की गहनता शैलों के प्रकार तथा संरचना पर निर्भर करती है। और छठा है कि भिन्न भिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिरोध क्षमता पेश करती है। एक खास शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा अन्य प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्जनित और वही जनित दोनों ही बल पृथ्वी निर्माण के समय में अपना कार्य बहुत ही अनुशासित तरीके से करते आ रहे हैं, किंतु वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से इनकी गति में असमान वृद्धि हुई है। क्यों? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्जनित बल पृथ्वी पर ऊंचावच संबंधी विविधता उत्पन्न करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि। भू आकृतियों का निर्माण करना और वही जनिक बल धरातल पर उत्पन्न इस भिन्नता को समान करते हैं, किंतु वर्तमान समय में मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना आरंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भाग बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि त्रासदियों से जूझ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड, केदारनाथ में आई बाढ़ या कश्मीर में आई बाढ़ या फिर नेपाल में आया भूकंप, इन सब के लिए सीधे तौर पर मनुष्य ही उत्तरदायी है, क्योंकि धरातल के भाग को बनने में बहुत लंबी अवधि, सैकड़ों हजारों वर्ष का समय लगता है, किंतु मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग, कुप्रयोग के कारण संभाव्यता से अधिक तीव्र गति से ह्रास किया है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को रूप दिया है और अभी भी दे रही है, उनसे साम्यता बना ली जाए तो निश्चित रूप से मानव द्वारा किए जा रहे हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के निर्माणकारी सक्रिय तथा निष्क्रिय कारकों में अंतर स्पष्ट करें। तो सक्रिय घटक है और निष्क्रिय घटक। तो सक्रिय घटक में जलवायु तथा जैविक क्रियाएं, सक्रिय घटक को हम देखते हैं तो इसमें जो है जलवायु तथा जैविक क्रियाएं सक्रिय घटक है, और निष्क्रिय घटक में मूल पदार्थ, धरातल तथा समय निष्क्रिय घटक है। इन घटकों द्वारा सक्रिय घटक में मिट्टी में परिवर्तन क्रिया होती रहती है, और निष्क्रिय घटक में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन ही नहीं लाता है। और सक्रिय घटक में घटकों तथा अपघटन तथा विघटन होता रहता है, जबकि निष्क्रिय घटक में कोई क्रिया नहीं करते हैं। सक्रिय घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में कम समय लगता है, जबकि निष्क्रिय घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये था डिफरेंस सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक में। तो ये थे आज के भू आकृतिक प्रक्रियाएं चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।